हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जांगीड़। हम चैप्टर नंबर 1 विलयन के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने ठोसों का द्रव में विलयन व वाष्प दाब के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम आदर्श व अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ले रहे हैं आदर्श व अनादर्श विलयन। देखो, अगर इन जनरल में कहूं तो स्कूल में भी कई बच्चे आदर्श बच्चे होते हैं जो स्कूल के नियमों का पालन करते हैं, टाइम पर स्कूल आते हैं और कभी भी क्लासेस बंक नहीं करते। ठीक इसी प्रकार यहाँ विलयन भी आदर्श होते हैं। अब विलयन किस प्रकार डिसिप्लिन का पालन करेंगे? तो विलयनों के लिए जो डिसिप्लिन है वो है राउल्ट का नियम। किसका नियम की बात कर रहा हूं? राउल्ट का नियम। वह विलयन जो ताप व सांद्रता की सभी परासों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं, और वह विलयन जो ताप व सांद्रता की सभी परासों में राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते वो क्या कहलाते हैं? अनादर्श विलयन। तो सबसे पहले हम इसमें ले रहे हैं आदर्श विलयन। तो आदर्श विलयन क्या होंगे? तो इसमें हम लिखेंगे वह विलयन जो ताप व सांद्रता की सभी परासों में, मतलब रेंज की बात कर रहे हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? आदर्श विलयन। तो वह विलयन जो ताप व सांद्रता की सभी परासों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाता है। हम सपोज कर रहे हैं कि एक विलयन A व B से मिलकर बना है, तो हम कहेंगे दो अवयवों, कौन कौन से अवयव है? विलय A व विलायक मान लो B से मिलकर बना विलयन आदर्श विलयन होगा। कब होगा? यदि, देखो नंबर 1 कंडीशन क्या है? आयतन में परिवर्तन शून्य हो। यदि जब विलय और विलायक को मिलाकर विलयन बनाया जाता है तो विलयन का कुल आयतन विलय और विलायक के आयतन के बराबर होना चाहिए। यदि विलय व विलायक का आयतन जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? विलयन का आयतन। तो नंबर 1 कंडीशन है आयतन में परिवर्तन शून्य होना चाहिए। नंबर 2, विलयन का जो कुल वाष्प दाब है वो विलय और विलायक के आंशिक वाष्प दाब के बराबर होना चाहिए। नंबर 3 कंडीशन है
एंथैल्पी में परिवर्तन, डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी में परिवर्तन वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, अर्थात ना तो ऊष्मा का अवशोषण होना चाहिए और ना ही ऊष्मा का उत्सर्जन। नंबर 4 जो कंडीशन है वो है, देखो जब विलय होगा तो विलय के अणुओं के मध्य आकर्षण बल होगा, तो ए के मध्य आकर्षण बल प्लस बी यानी विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण बल, ये किसके बराबर होना चाहिए, जब विलय और विलायक मिलकर विलय और विलायक मिलकर विलयन बनाए तो उन दोनों के मध्य जो आकर्षण बल है उसके बराबर होना चाहिए। तो यहां हमने कहा एक विलयन आदर्श विलयन होगा यदि आयतन में परिवर्तन शून्य हो, यानी जितना विलय और विलायक का कुल आयतन है उतना ही विलयन का होना चाहिए। सेकंड, विलयन का कुल वाष्प दाब विलय और विलायक के आंशिक दाब के योग के बराबर हो। एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य हो, यानी ऊर्जा का ना तो उत्सर्जन हो ना ही अवशोषण, और विलय और विलायक के मध्य जो कुल आकर्षण बल है वो विलय और विलायक के मध्य आकर्षण बल विलयन में उपस्थित विलय और विलायक के आकर्षण बल के समान होने चाहिए, यानी जो पुराने आकर्षण बल है वो नए आकर्षण बल के बराबर होने चाहिए, तभी विलयन आदर्श विलयन होगा। अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में जैसे बेंजीन और टोलुइन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का विलयन, इसी प्रकार एथेनॉल और मेथेनॉल का विलयन, ब्रोमोएथेन और क्लोरोएथेन का विलयन, ये सभी विलयन आदर्श विलयन का निर्माण करते हैं। जब बेंजीन और टोलुइन को मिलाएंगे तो बनने वाला विलयन आदर्श होगा, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन को मिलाएंगे तो बनने वाला विलयन क्या होगा, आदर्श होगा। अब सेकेंड टाइप का जो विलयन है वो क्या है, अनादर्श विलयन। ये नोटेरियस बच्चा है जो स्कूल के नियमों का पालन नहीं करता। वह विलयन जो ताप व सांद्रता की सभी परासों में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है अनादर्श विलयन कहलाता है। तो वह विलयन जो ताप व सांद्रता की सभी परासों में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसको हम क्या बोलेंगे, अनादर्श विलयन। यानी अनादर्श विलयन वे विलयन होगा जिसमें विलय और विलायक का कुल आयतन विलयन के आयतन के बराबर नहीं होगा, यानी आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं होगा। नंबर 2, विलयन का कुल वाष्प दाब विलय और विलायक के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर नहीं होगा। नंबर 3, एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य नहीं होगा। नंबर 4, ए व बी के मध्य आकर्षण बल जो है वो बराबर नहीं होंगे, इसके
ए बी के मध्य आकर्षण बल है। तो जो इन चीजों को फॉलो करेगा वो क्या होगा, अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले। नंबर दो, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। तो इसमें नंबर एक हम ले रहे हैं, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, ऐड कर सकता आगे विलयन। वह विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाएंगे जिनमें, देखो कंडीशन डाल सकते हैं, ए व बी से मिलकर बना विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाएगा। कब दर्शाएगा, यदि, देखो वह विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाएंगे जब नंबर एक, आयतन में परिवर्तन धनात्मक हो, यानी विलेय और विलायक के कुल आयतन से विलयन का आयतन अधिक हो। तो यहाँ आयतन में परिवर्तन क्या हो गया, धनात्मक, यानी जब विलयन बनेगा तो विलयन का आयतन विलेय और विलायक के आयतन से अधिक होगा। नंबर दो, विलयन का जो कुल वाष्प दाब है वो विलेय और विलायक के आंशिक वाष्प दाब के योग से अधिक होगा। नंबर थर्ड, एंथैल्पी में परिवर्तन धनात्मक होगा, अर्थात ऊर्जा का अवशोषण होगा। जब विलयन बनेगा तब ऊर्जा का अवशोषण होगा। और नंबर फोर, ये इंपॉर्टेंट है, ए ए व बी बी, यानी विलेय के अणुओं के मध्य व विलायक के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल है वो क्या होगा, अधिक होगा। किससे, ए व बी के मध्य आकर्षण बल। यानी बनने वाले विलयन के विलेय और विलायक के मध्य आकर्षण बल पहले की तुलना में कम होंगे। क्योंकि आकर्षण बल पहले की तुलना में कम है, अतः विलयन का वाष्प दाब बढ़ जाएगा लेकिन क्वथनांक घट जाएगा। देखो वाष्प दाब बढ़ रहा है। उदाहरण की बात कर रहे हैं, जैसे में एथेनॉल के साथ वाटर, मेथेनॉल के साथ वाटर, एसीटोन प्लस एथेनॉल, एसीटोन प्लस ईथर, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, ये विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अब देखो यहां पर मैं बात कर रहा हूं एसीटोन और एथेनॉल के विलयन की। एथेनॉल में एसीटोन मिलाने पर विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि एथेनॉल में
हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं। लेकिन जैसे ही एथेनॉल में एसीटोन मिलाया जाता है, एसीटोन के अणु एथेनॉल के हाइड्रोजन बंध के मध्य आ जाते हैं। परिणाम स्वरूप आकर्षण बल पहले की तुलना में घट जाते हैं। अतः विलियन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है और विलियन का वाष्प दाब बढ़ जाता है। वापस बता रहा हूं, एथेनॉल में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं। एथेनॉल में एसीटोन मिलाने पर हाइड्रोजन बंध पहले की तुलना में दुर्बल हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप विलियन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है और वाष्प दाब पहले की तुलना में बढ़ जाता है। नंबर 2 क्या है? अनादर्श विलियन, अनादर्श की बात कर रहे हैं। राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। देखो, ए व बी से मिलकर बना विलियन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा यदि नंबर 1 आयतन में परिवर्तन ऋणात्मक हो, यदि 0 से कम हो, अर्थात आयतन में परिवर्तन क्या हो? ऋणात्मक। विलियन का जो आयतन है वो विलेय और विलाय के आयतन से कम हो जाता है। नंबर 2 एंथैल्पी में परिवर्तन ऋणात्मक हो, अर्थात ऊर्जा का अवशोषण की जगह उत्सर्जन हो। नंबर 3 विलियन का कुल वाष्प दाब विलेय के आंशिक वाष्प दाब और विलायक के आंशिक दाब के योग से कम हो, अर्थात वाष्प दाब में कमी हो। और नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है, ए व बी के मध्य जो आकर्षण बल है वो कम होंगे ए बी के मध्य आकर्षण बल। यानी जब विलेय और विलाय को मिलाया जाए तो विलेय और विलाय के मध्य आकर्षण बल पहले की तुलना में प्रबल हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा और क्वथनांक बढ़ जाएगा। अब देखो इसके एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो थोड़ा सा ये यहां से इरेज कर लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे HCl के साथ वाटर, नाइट्रिक एसिड के साथ वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वाटर, क्लोरोफॉर्म के साथ एसीटोन, और फिनोल के साथ एनिलीन। अब देखो यह सवाल आता है कि क्लोरोफॉर्म में एसीटोन मिलाने पर विलियन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि जब क्लोरोफॉर्म में एसीटोन मिलाया जाता है तो क्लोरोफॉर्म व एसीटोन के मध्य हाइड्रोजन बंध बन जाते हैं। परिणाम स्वरूप विलियन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है और विलियन का वाष्प दाब विलेय और विलाय के वाष्प दाब से कम हो जाता है। हाइड्रोजन बंध कैसे बनेंगे? देखो ये मान लो क्लोरोफॉर्म CH Cl3 होता है, तो ये 3 Cl, ये कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, एसीटोन होता है कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा ऑक्सीजन और इससे जुड़े हुए 2 CH3। कार्बन ऑक्सीजन में अधिक विद्युत ऋणावेश ऑक्सीजन आंशिक ऋणावेश,
कार्बन हाइड्रोजन में हाइड्रोजन कम विद्युत ऋणी आंशिक धनावेश, ये आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन आंशिक ऋणावेशित ऑक्सीजन की ओर आकर्षित होगा और इनके मध्य कौन सा बंध प्रबल हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध। इसी प्रकार यदि हम फिनोल में एनिलीन मिलाएं, फिनोल में क्या होता है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ OH, एनिलीन में क्या होता है, हटा देते हैं ये बेंजीन रिंग, इससे NH2 जुड़ा होता है, तो ये पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ये नाइट्रोजन, इससे जुड़ा पहला हाइड्रोजन, इससे जुड़ा दूसरा हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन में हाइड्रोजन कम विद्युत ऋणी आंशिक धनावेश, ये कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋणी, नाइट्रोजन पर आंशिक ऋणावेश, ये आंशिक धनावेशित हाइड्रोजन आंशिक ऋणावेशित नाइट्रोजन की ओर आकर्षित होगा, इसके बीच में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बंध। तो क्लोरोफॉर्म में एसीटोन मिलाने पर या फिनोल में एनिलीन मिलाने पर इनके मध्य हाइड्रोजन बंध बन जाते हैं, परिणाम स्वरूप विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है और विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, अगर हम आइडियल और नॉन आइडियल विलयन के लिए ग्राफ खींचे, किसके बीच में ग्राफ किसके बीच में खींच रहे हैं, थोड़ा सा ग्राफ बड़ा कर लेते हैं, वाष्प दाब और मोलविन। तो यहां हमने ले ली मोलविन, यहां हमने लिया वाष्प दाब। ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये बताएगा P नोड B, ये बताएगा P नोड A। यहाँ पर A की मोलविन 1, B की मोलविन 0, और यहाँ पर A की मोलविन 0 और B की मोलविन 1। अब देखो, यहाँ पर दो लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ी सी टेढ़ी चली गई है, सीधी कर लेते हैं, और इस लाइन को यहाँ मिला देते हैं, टेढ़ी क्यों जा रही है, तो और इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ये किसको बताएगा, ये बताएगा PA को, PA बराबर P नोड A XA, ये बताएगा PB को, यानी B का आंशिक वाष्प दाब, B का शुद्ध अवस्था में आंशिक वाष्प दाब और इसकी मोलविन के गुणनफल के बराबर, और ये बताएगा P बराबर PA प्लस PB। ये ग्राफ है आदर्श विलयन के लिए। अब हम बात कर रहे हैं अनादर्श विलयन के लिए। यहां हमने ले लिया वाष्प दाब, यहां हमने ले ली मोलविन, सेम होगा, ये नहीं होगा P नोड B और ये है P नोड A। मिला देता हूं मैं इसको। ये जो ग्राफ है ये आता है आदर्श विलयन के लिए, लेकिन यदि विलयन आदर्श विलयन से या राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा तो ग्राफ जो आता है उससे ओरिजिनली थोड़ा सा क्या आएगा, ऊपर, ये भी ऊपर आएगा और ये भी कहाँ आएगा, ऊपर। ये लाइन बता रही है कि जो टोटल P है, अब देखो अगर हम बात करें कि विलयन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा तो जो टोटल P है वो PA और PB के योग से अधिक होगा। ये जो लाइन है ये क्या बता रही है, PB को, तो PB ग्रेटर देन P नोड B XB। ये लाइन बता रही है PA को, तो PA ग्रेटर देन P नोड A XA। यानी अवयवों का जो आंशिक वाष्प दाब है वो राउल्ट के नियम से निर्धारित वाष्प दाब से अधिक होगा। ये तो है जब विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। अब हम बात करेंगे जब विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा तो ग्राफ कैसे आएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से एक दो लाइनें इरेज कर देता हूँ। तो इस कंडीशन में ग्राफ कैसा आ जाएगा, देखो
यहाँ हमने ले ली मोलविन, यहाँ हमने ले लिया वाष्प दाब, ग्राफ वही, यहाँ पर पी नोड बी, यहाँ पर पी नोड ए। क्योंकि ये तो आदर्श विलयन के लिए है, ऐसा संभव नहीं है। अगर विलयन राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा तो ग्राफ डाउन आएगा। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयनों के लिए जो वाष्प दाब है वो क्या हो जाता है? कम। ये किसको बताएगा? ये बताएगा विलयन का कुल वाष्प दाब है वो A और B के वाष्प दाब से घट जाएगा। ये किसको बता रहा है? ये PB को बता रहा है कि PB ग्रेटर देन है P नोड B, सॉरी लेस देन है P नोड B XB से। ये किसको बता रहा है? ये बता रहा है PA को। ये किससे लेस देन है? P नोड A X। तो ये तीन प्रकार के ग्राफ बनेंगे, ये आदर्श विलयन के लिए, ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन वाले के लिए, और ये राउल्ट के नियम के ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयनों के लिए। तो यहाँ पर हमने बात की आदर्श और अनादर्श विलयन की। वह विलयन जो ताप की सांद्रता की सभी परासों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन तभी होगा जब आयतन में परिवर्तन शून्य, एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य, विलयन का कुल वाष्प दाब अवयवों के वाष्प दाब के योग के बराबर हो, और A के मध्य आकर्षण बल AB के मध्य आकर्षण बल से बराबर हो। जैसे बेंजीन, टोलुइन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, N-हेक्सेन, N-हेप्टेन, ब्रोमोएथेन और क्लोरोएथेन। इसी प्रकार दूसरे विलयन वह विलयन जो ताप सांद्रता की सभी परासों में राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इनके लिए आयतन परिवर्तन शून्य नहीं होता, एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता, जो कुल वाष्प दाब है वो अवयवों के आंशिक वाष्प दाब के योग के बराबर नहीं होता, और आकर्षण बल भी पहले के बराबर नहीं होते। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों के लिए आयतन में परिवर्तन धनात्मक होगा, एंथैल्पी में परिवर्तन धनात्मक होगा, विलयन का कुल वाष्प दाब उसके घटकों के वाष्प दाब से अधिक होगा, और विलय और विलायक के मध्य जो नए आकर्षण बल है वो पहले की तुलना में कम होंगे। जैसे एथेनॉल वाटर, मेथेनॉल वाटर, एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड, एसीटोन, ईथर, एसीटोन और एथेनॉल। दूसरे राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन, इनके लिए आयतन में परिवर्तन ऋणात्मक होगा, एंथैल्पी में परिवर्तन ऋणात्मक होगा, आंशिक दाब पहले की तुलना में घट जाएगा, और नंबर 4 नए आकर्षण बल पहले की तुलना में मजबूत हो जाते हैं। धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों का वाष्प दाब अधिक हो जाता है, जबकि ऋणात्मक विचलन वालों का लिए वाष्प दाब पहले की तुलना में कम हो जाता है, क्योंकि नए बंध प्रभावी हो जाते हैं। इसीलिए आसानी से वाष्प नहीं बनती, वाष्प बनाने के लिए अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आदर्श से अनादर्श विलयन वाला वीडियो कंप्लीट होता है। जो वीडियो मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ आपके लिए कितने हेल्पफुल है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे और आगे वाले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।